So in last class we have done regarding different theories regarding origin of species, जिसमें हम लोगों ने बात किया था theory of abiogenesis, theory of special creation, theory of biogenesis, panspermia, creationism या फिर theory of chemical evolution, जिसमें हम लोगों ने पहला बात किया था theories of origin of life में पहला हम लोगों ने बात किया था special creation theory. It was given by बोलिए हेलो फादर सौरज हाँ कि ना. एंड अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में, तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था? इट इज आंसर मी 4,000 years ago. 4,000 मिलियन. नहीं पढ़ने से यही होता है. और लोग बताइए, अरे और लोग बताओ. सर स्पेशल क्रिएशन की इससे ना, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी नहीं, मैंने क्या क्या कहा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है? So 4,000 years back. 4,000 किस लोग कह रहे हैं? ये तो क्या ये कहा सर? था ना कि अर्थ इतना पुराना है. हाँ, उसी के अर्थ के बेसिस पे ना कि अर्थ 4,000 years पुराना है. मैंने यूनिवर्स पूछा. यूनिवर्स क्यों मेरा दिमाग खा रहे तुम लोग यार? सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? 4.5 BM है. कितना बेटा? मैं 4. यूनिवर्स 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 और अर्थ में कोई फर्क नहीं मालूम होता है. सर यूनिवर्स तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है. 20 बिलियन ईयर्स एगो. तुम लोग क्या हो, तुम्हारा दिमाग तुम लोग क्या है मुझे समझ में नहीं आता है. ये लास्ट क्लास में आपको नहीं लिखाया था क्या? मैं ये इससे पहले वाला पॉइंट, ये वाला, तो वो लोग दुनिया में थे कहीं और थे? क्या करते हैं? चलो कोई नहीं, मैं पिछले क्लास को कुछ भी मैं रिवाइज नहीं करा रहा. ठीक है कि अपना कौन कौन सा थ्योरी हो गया था? अगला था अपने पास थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. क्या था? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. ये तो केमिकल हो गया. बायोजेनेसिस. इट वाज प्रोपोज बाय फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलेंजेनी और लुइस पास्चर. हाँ कि ना? इसने क्या कहा कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. बट उसने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ये कहाँ से आया. मतलब वेयर वाज द फर्स्ट लाइफ कम फ्रॉम, कि पहली लाइफ की ओरिजिन कब हुई थी. इन लोगों ने इस थ्योरी को नहीं कर पाया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसमें क्या हुआ था? अच्छा उससे पहले आपके पास क्या था? अबायोजेनेसिस. उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी नील लिवर वगैरह का मड वगैरह स्ट्रोज वगैरह है, जो नील लिवर का मड वगैरह है, उससे क्या बना है? फिशेस वगैरह का फॉर्मेशन हुई है. और बताइए फ्रॉग्स का फॉर्मेशन हुई है, क्रोकोडाइल्स का फॉर्मेशन हुई है व्हेन इट इज स्ट्राइक बाय द लाइट. आगे ना. एंड दिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय हार्वे एंड हक्सले. आगे ना, हार्वे एंड हक्सले. लेकिन फिर क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को इन लोगों ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया. कौन कौन? और जो इनका साइंटिफिक प्रूफ था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का, दिस वाज डन बाय दीज थ्री साइंटिस्ट. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय हार्वे एंड हक्सले, बट फ्रांसिस्को रेडी एंड स्पेलेंजेनी और लुइस पास्चर ने इन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को अच्छा खासा सपोर्ट किया है और इनके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है. आगे ना. एंड डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस. मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी मर्ड से या किसी स्ट्रो से लिविंग की फॉर्मेशन होती है. अगर ऐसा होता तो और भी कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो चुकी होती. तो अन्य लेवल में मर्ड अब भी है, स्ट्रो अब भी है, होना तो चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आगे ना. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर. हाँ. तो इसमें आप लोगों को लास्ट क्लास में सब कुछ आप लोगों ने लिखा था क्या?
कुछ लिखा था। तो इसमें तो नहीं लिखा जाता, क्या हुआ? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में से नहीं लिखा। हाँ तो लिखिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस लिखिए। अगला थ्योरी जो सीक्वेंस में आएगा उसको लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसमें लिखिए इट वाज प्रपोज्ड बाय हार्वे एंड हक्सले। हार्वे एंड हक्सले। लिखा गया। उसमें पहला पॉइंट लिखिए कि उसने क्या, उन लोगों ने क्या कहा, हक्सले और हार्वे ने क्या कहा कि दे स्टेटेड दैट ओमनिस विवम, ओमनिस विवम, जो ओमनिस सेलुला ये सेलुला पढ़ते ना सेल थ्योरी के लिए, वैसे यहाँ पर है ओमनिस। मैं एक मिनट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, एंड प्रोपोज्ड बाय हार्वे एंड हक्सले, मतलब विलियम हार्वे एंड हक्सले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, इसमें उन लोगों ने क्या किया, एंड स्टेटेड दैट ओमनिस, जैसे वहां पर कहा था ना कि ओमनिस सेलुला यूसेलुला सेला फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, वैसे इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने क्या कहा, ओमनिस विवम एक्स ओवो और विवो। आगे ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये नीट का ही लेक्चर है, समझ लेना आप, क्योंकि नीट में कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है विच मीन्स that new life came from, new life can be or came from, can be originated on earth only by pre-existing life, pre-existing life। हाँ कि ना? is it clear to you or not? यस सर। सर ये चैप्टर में बस थियरी है क्या? किसने कहा थ्योरी है? बहुत कुछ आना बाकी है। होमोलॉगस ऑर्गन पढ़ा है क्या 10th में? एनालॉगस ऑर्गन पढ़ा है क्या? वो भी आने वाला है। पता क्या बोलता है? हाँ सर पढ़ा है। हाँ, फिर हम लोग केमिकल एवोल्यूशन पढ़ेंगे, कुछ बायोलॉजिकल, सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला थ्योरी था। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट और भी आते हैं, ध्यान रहे ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट्स नीट में वैसे एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं, मैं इसी को वहां पर रिपीट करूंगा। ठीक है, या फिर उन लोगों को अलग से पढ़ा लूंगा। विच मीन्स क्या हुआ, न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब लाइफ कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का मतलब ये हुआ, लाइफ कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उसके बाद क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट आते हैं, क्या नाम, एक्सपेरिमेंट्स, उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करता है और इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो जब होता क्या था, जब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी देते हैं ना, तो कुछ उनके सपोर्ट में होते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट में होते हैं। हमारे इन सपोर्ट एंड हमारे इन अगेंस्ट, जो जिनके फेवर में ज्यादा होता है उनको माना जाता है, जिनके फेवर में कम होता है वो नहीं माना जाता है। जैसे मेंडल के टाइम में था, क्या था कि मेंडल के सपोर्ट में कोई नहीं था, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था। मतलब किसी भी तरीके से सामने वालों को आप कन्विंस कर दिए तो आपका थ्योरी माना जाएगा, अदरवाइज योर थ्योरी विल बी रिजेक्टेड। इज इट क्लियर? सो इसने, इन लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। अब भले वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इससे रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करके बताया कि इस तरीके से होता है।
आगे ना, जो हम लोगों ने बोटल स्वान नेक वाला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था, याद है क्या? हाँ सर। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को, इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को रेडी। एंड आपके पास स्प्लेंजेनी है, स्प्लेंजेनी, एंड लुइस पास्चर, एंड लुइस पास्चर। इज इट क्लियर? इन लोगों ने क्या कहा, इन थ्योरी को सपोर्ट किया, सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, theory of biogenesis, and disproved the abiogenesis theory. Is it clear? Are you getting my point? Hello? हाँ सर। हाँ, अब तक जितना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, ऑल एमंग ऑल द थ्योरीज, ये वाला जो पास्चर वाला एक्सपेरिमेंट था, ये मोस्ट रिनाउंड एमंग द ऑल टाइम्स, जो उन सारे में से इन सब का कंप्लीटली एक्सेप्टेबल था एट दैट टाइम। क्लियर है क्या? सो क्या हुआ, इस टाइम पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन था या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी था या अबायोजेनेसिस था, ये हमेशा हमेशा के लिए ऑल दीज आर टर्मिनेटेड एंड नेग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड। हाँ कि ना? मतलब सारे के सारे थ्योरी को डिसमिस कर दिया कि ऐसा थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है। क्लियर है क्या? लेकिन बिलीवर के अकॉर्डिंग ये थ्योरी अब भी एग्जिस्ट करती है। हाँ कि ना? कोई बायोजेनेसिस मानता है, कोई अबायोजेनेसिस मानता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्या मानते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ो क्या? अरे बोलो तो। सो hence according to this time, spontaneous generation theory was dismissed. It was dismissed once for all. हमेशा हमेशा के लिए इसको डिसमिस कर दिया। ठीक है? लेकिन इसमें क्या, इनका क्या प्रॉब्लम था? हाउएवर उन लोगों ने ये आंसर नहीं दे सका। हाउएवर दे डू नॉट हैव आंसर, या ये कह सकते हैं दिस थ्योरी नॉट हैव आंसर अब दैट हाउ फर्स्ट लाइफ originated on earth। आगे ना? However, सर किसके पास? ये वाला थ्योरी या इन लोगों के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि जो पहली लाइफ अर्थ में ओरिजिनेट हुई वो कैसे हुई। क्योंकि हम लोगों ने तो बात तो ये करना है कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है। ये लोग, ये थ्योरी क्या कहता है कि जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी। दोनों में कुछ लिंक है क्या? हेलो? लिंक मतलब ताल्लुकात है क्या? जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हो, तो क्या आप ये बोलोगे मैं फलाना का भाई हूँ? नहीं। आप अपने बारे में बताओगे ना। हाँ सर। सवाल क्या था कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई है, और ये लोग क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग में हुई है, जो फर्स्ट लाइफ थोड़ा ना हुई। हाँ सर। इसलिए दिस थ्योरी हैव नो आंसर, this did not answer, this theory did not answer that how the first life came from, that how the first life came on earth or originated on earth। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है? जिसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर स्वान नेस्ट है उसको हम लोगों ने हीट किया था,
तो उसमें कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई नहीं थी, लेकिन उसके टेस्ट जो क्या बोलते हैं जब स्टीम निकले तो वहां से कोई हुआ नहीं था। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको हीट वाला जो बगैर इसके रखा, तो जो उसका कैन था, जो उसका क्या बोलते हैं स्वान का जो पूरा फ्लैश था, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन उसके नेक पे क्या था, बैक्टीरिया था, क्योंकि एटमोसफेयर के कांटेक्ट में था, हाँ कि ना। फिर हम लोगों ने इसको नेक को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर उस कैन उस जार के अंदर क्या हुआ, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। अरे हुई कि नहीं? हेलो, हुआ सर। पक्का? हाँ। हाँ, तो अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, स्वान नेक फ्लैश, स्वान नेक फ्लैश एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, कौन किया था? हेलो, इट वाज डन बाय लुइस पास्चर। दोनों बहुत बड़े बेशरम हो, पढ़ो नहीं पढ़ो मत पढ़ो। 4 क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना, 16 नंबर, हाँ कि ना। हाँ सर। आगे बढ़ो क्या मैं? नहीं सर, एक से। जल्दी लिखो। अरे लिखा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सबका हो गया? आगे बढ़ो क्या मैं? अगला थ्योरी लिखिए, सीक्वेंस में कौन सा थ्योरी था? ऑपेरिन का, ऑपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी, इसका भी नाम आपके बुक में होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। ध्यान रहे, यही वो थ्योरी नहीं है, और भी बहुत सारा थ्योरी है, ठीक है क्या? तो क्या बोलते हैं? मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात करें, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें, इसके में कुछ दिख रहा है क्या? थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलो ये पेज चलेगा। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऑपेरिन है, हेलेन थे, जब टाइम मिलेगा उसमें आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। ऑपेरिन कहाँ से बिलोंग करता है? रशिया से। और हेलेन बिलोंग करता है इंग्लैंड से, है कि ना। और लोगों ने क्या प्रपोज किया, दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला उन लोगों ने? कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, लिविंग जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन्स है, इन सब चीज क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो इन्हीं से क्या हुआ है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। पता है ये थ्योरी क्यों कहा गया था? किसी के पास आंसर है क्या इसके बारे में? किसी के पास इसका आंसर है क्या? नहीं सर। नहीं है।
होना भी नहीं चाहिए, उसके लिए दिमाग होना चाहिए ना। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को पता है, या हम सबको पता है, या सबको पता है कि जो ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गन की बॉडी बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, आरएनए से बनी होती है, आगे ना जेनेटिक मटेरियल से बनी होती है। तो ये सारा का सारा चीज जानते हुए हम तो ये कह सकते हैं ना कि हाँ इन सब चीज का अगर मिला दे करके मिला देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ नए नए, अगर अमीनो एसिड बहुत सारा होगा तो अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन तो बनता है, न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल तो बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, जेनेटिक मटेरियल बनेगा कि नहीं बनेगा, डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ जी, तो उसी बेस पे थ्योरी कहा गया है। ठीक है, नाम लेने में क्या आता है, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने बोला था और इसलिए एंसर ने कहा है कि एक मंत्र ग्रंथ कहानी है। समझे क्या है? जिसको जो मन में है वो करता गया, जो उनके बस में प्रूफ थी वो प्रूफ दे गया, जिसको मानना था मानना, जिसको नहीं मानना था नहीं मानना। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। तो ऑपरेन बिलोंग्स टू रशिया, ये बहुत जरूरी है। ऑपरेन कहाँ से बिलोंग करता है? रशिया से। और हेल्डेन बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ठीक है, हाँ दोनों ने मिलके क्या थ्योरी दिया, दोनों ने मिलके ये कहा कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, मतलब कि थोड़ा सा पहले वाले का हेल्प ले करके इसने उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से कह दिया। आगे ना, अब नॉन लिविंग तो चीज प्रेजेंट थी ही थी, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था बहुत सारी चीज था कि नहीं था वहां पे, मॉलिक्यूल्स थे और फिर अलग अलग रिएक्शन भी होता था उस टाइम, टेम्परेचर जैसे कम होता गया अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते गए। आगे ना ये हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन में, आई थिंक इसके बाद आएगा वो। तो इन लोगों ने क्या कहा, एंड सेड दैट first form of life, first form of life could have come from pre-existing life। क्या आप लोग इन पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में एग्जाम के लिए लिख सकते हो क्या, बोर्ड्स में लिख सकते हो क्या? मान लो आपको कोई थ्योरी अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे 5 नंबर में, लिख पाओगे क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। बहुत जरूरी है बेटा, ये पूछता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो आप लोगों को आई थिंक न्यू वाला वो मिला है ना पीडीएफ मॉड्यूल का, तो न्यूली डिजाइन मॉड्यूल है जो हम लोग को रिसेंटली पब्लिश किए हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना उसको, पहले वाले के कंपेयर में थोड़ा अपडेटेड है, उसमें और भी नए नए क्वेश्चन एडेड है ये वाले में। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में आरएनए होता है, आगे ना प्रोटीन्स होती है, अरे होती है कि नहीं बताइए? होता है। इस तरह के इन सारे चीज को मिला करके एक उसने लिविंग का फॉर्मेशन की बात कहा, ये थ्योरी दिया। आगे ना, एंड और उसने ये कहा दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। क्या होता है प्रीसीडेड का मतलब, क्या होता है प्रीसीड का मतलब क्या होता है? मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ के पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ। हाँ, मतलब केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू क्या होगा, इन सब का अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देगा। इसने किसका हेल्प लिया? केमिकल इवोल्यूशन का। क्लियर है क्या? मतलब हम लोग जो बने हैं किस कहाँ से बने हैं, नॉन लिविंग से बने। तो इससे अच्छा तो वो वाला था ना कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को एज इट इज बनाया, ना कीचड़ से बन रहे हैं ना लिविंग से बन रहे हैं। आगे ना, लेकिन डिपेंड करता है बिलीफ पे, आगे ना कौन क्या मानता है। ठीक है ना, ये हो गए एंड फॉर्मेशन, FORM पे पावर n का मतलब होता है फॉर्मेशन। आगे ना, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was preceded by
केमिकल इवोल्यूशन भाई, केमिकल इवोल्यूशन। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हेलो। और Clear इस केमिकल इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो भी अलग अलग डाइवर्स मॉलिक्यूल की या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगा? उसके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये जो होगा। केमिकल इवोल्यूशन है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कहाँ से बनती है? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट तो बनती है ना। जैसे मान लो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। ये सब क्या क्या है? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। इनको आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सो दिस बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक पार्ट। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो। तो हम लोग केमिकल इवोल्यूशन को क्या समझेंगे कि इट इज फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी, केमिकल इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल from inorganic constituent, inorganic constituent. Is it clear? Yes, sir. Everyone? हाँ सर। एक सेकेंड सर। आगे बढ़ूं क्या मैं? Yes, sir. एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। जल्दी लिखो। थैंक यू सर। Should I proceed? यस सर। And this theory of Oparin and Haldane was published on a book named Origin of Life. हाँ कि ना? किसमें पब्लिश हुआ था? जो ऑपरेंस का थ्योरी था, किसका थ्योरी? थ्योरी ऑफ ऑपरेंस was published on his book, in his book, not on his book. और नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। नॉट ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। ध्यान रहे, इट इज एक ओरिजिन ऑफ स्पेशीज अलग बुक भी है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और उन लोगों ने क्या कहा? दे सेड दैट द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर। क्या कहा? फर्स्ट लाइफ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लाइफ, और हम लोग इसी को अभी मानते हैं, फर्स्ट लाइफ मतलब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसीलिए अब भी कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए जो अभी भी प्रिमिटिव है, जो ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कहता है? वाटर एज अ वाटर नीड्स फॉर फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, कुछ एनिमल्स में भी और कुछ प्लांट किंगडम में भी, जैसे ब्रायोफाइलम है, और ये जो कुछ आपके पास थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तक, इनका अवेलेबिलिटी लिमिटेड क्यों है? खासतौर से टेरिडोफाइट से बात की जाए तो जो वाटर नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ना, तो वो हर जगह तो ना पहले, क्योंकि हर जगह वाटर तो होती ही नहीं। अरे कुछ एक्वेटिक पार्ट होती है, कुछ टेरेस्ट्रियल पार्ट होती है, तो जहां पर टेरेस्ट्रियल पार्ट होगा तो वहां पर कैसे सर्वाइव करेगा? इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होती है। बात समझ में आ रही है क्या? आपको हर जगह मॉस नहीं मिलेगा, जहां पर वो गिले इन्वायरमेंट है वहीं मिलेगा मॉस, आपको हर जगह टेरिडोफाइट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। So water is essential. Water is essential for origin of life. For origin of life. Is it clear? सर यहाँ, हाँ सर,
सर एक सेल से सारा लाइफ बना या फिर एक टाइप के सेल बहुत सारे थे उनमें से बने? कि एक सेल से पूरा प्लैनेट में लाइफ कैसा है वो नहीं समझ रहा मुझको। एक सेल हम लोग कहाँ पढ़े यहाँ पर? मैं तो ये बोला कि जो भी ये बना है ये किससे बना है? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला, तो एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा ना बनेगा, और दुनिया में एक ही कार्बन थोड़ा ना है, समझे क्या? और वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाया। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अरे इंटायर ऑर्गेनिज्म जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं सबके पास प्रोटीन होती है कि नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट होगी कि नहीं होगी? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उसका बॉडी बनता है। बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा है? व्हाट वी हैव डन इन बायोमोलिक्यूल्स? whatever the living constituent living molecule present in the living organism, उसी को तुम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, आगे ना। हाँ सर। और कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, तो हम लोग उसको ना बात करते हैं। जो अपने पास बच गया था फिर हम लोगों ने फिर उसको क्या किया था? बर्न किया था। जो सेलेक्ट बच गया था उसमें जो बचे दो क्या थे? वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है? जब बर्न करके वो गैस बन के स्किप हो जाता है। कुछ समझ में आया क्या? यहाँ पे सेल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। सेल का आएगा, सेल के लिए अलग आपके पास थ्योरी है कि आ सेलुलर फॉर्म, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म। अभी तो हम लोग नॉन लिविंग में अटके हैं, अभी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। इसने कहा, ऐसा कहा, ऐसा होता है, समझे क्या? मॉडर्न हाँ थ्योरी है, सर। अभी भी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो आपके पास थ्योरी है ऑपरेन हेल्डन, तो इनका पहला पार्ट आता है आपके पास केमिकल इवोल्यूशन। क्या आता है? इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट लिखिए केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना? द फर्स्ट पार्ट इज केमिकल इवोल्यूशन। क्लियर है क्या? और इसको हम लोग बोलते हैं कीमोजेनी। क्या बोलते हैं? कीमोजेनी, आगे ना क्या बोलते हैं? कीमोजेनी बोलते हैं। मतलब केमिकल इवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? कीमोजेनी बोलेंगे। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है मेरी? क्योंकि इनिशियली क्या था, जब बिग बैंग थ्योरी का हम लोग, जब बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा धमाका हुआ था, उस टाइम अर्थ में क्या था? जब वो एटॉमिक स्टेज में थे, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था अर्थ का फॉर्मेशन? अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 4000 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। याद कर लो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों तुम लोग पागल बनते हो? सर अभी आपने क्या पूछा? मैंने पूछा अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तुम्हारी जुबान पे आंसर आनी चाहिए। मैं पूछूं यूनिवर्स की फॉर्मेशन, तो इट इज 20 बिलियन ईयर्स एगो, समझे क्या? और कभी ये घुमा के इससे मैंने पूछती है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फर्स्ट लाइफ केम इन एग्जिस्टेंस। मतलब 500 मिलियन ईयर्स बाद के बाद, 500 मिलियन ईयर्स के बाद तब क्या हुआ था? फर्स्ट लाइफ यूनिवर्स में आई थी। एनसीईआरटी में ऐसे एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बिलियन ईयर्स को फर्स्ट हम लोग लाइफ की ओरिजिन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बात करते हैं। कहाँ पर? आपके एनसीईआरटी में, आगे ना। ऑलमोस्ट तो लाइफ appeared 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब क्या हुआ? 4 बिलियन ईयर्स एगो किसकी हुई? लाइफ की अपीयरेंस हुई अर्थ में। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे आपको टाइम थोड़ा घुमा हुआ मिलेगा। सर कितना है सर? आपने 500 मिलियन बोला ना? मैंने पहला पॉइंट बोला कि जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई है ना, वो कब हुई है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। मैं लिख देता हूँ 4.5 BYA, मतलब बिलियन ईयर्स एगो। अब इसके अगला क्या कहता है कि जो पहली लाइफ है, क्या है? द लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो कितना हुआ ये डायरेक्टली? 4 BY तो हो गया ना, क्योंकि आपको हाँ। पता है कि 1 B इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलियन होता है। इसको पता नहीं, वो लिख लीजिए। हाँ सर। वो समझ में आएगा तुम लोगों को? तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इतने साल बाद, ये मत समझना कि इतना ईयर से वो हो गया। ये किसी को जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको तब ये भी समझ में आ सकता है कि अच्छा, मतलब जब ऐसा हुआ कि 4.5 बिलियन एगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई, तो 500 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? मतलब लाइफ कैसे आ सकता है?
तो मैं इसलिए पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि 4.5 बिलियन ईयर्स को अर्थ की फॉर्मेशन हुई, उसके अर्थ के अब अर्थ बनेगा तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगी ना। तो उनके 500 मिलियन ईयर्स बाद क्या बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म आई, मतलब लाइफ अपीयर्ड हुआ अर्थ में। अगर हम BY के फॉर्म में बोले हैं तो ईयर्स एगो के फॉर्म में बोले तो इट इज 4 बिलियन ईयर्स एगो। अरे हाँ कि ना, किसी को डाउट है क्या? क्लियर है सबको नहीं सर। डाउट है क्या नहीं बेटा? नहीं सर। हाँ, जब बिग बैंग, जब धमाका हुआ था तब क्या था, अर्थ में प्रिमिटिव कंडीशन था। क्या था? प्रिमिटिव कंडीशन। COND पे पावर n का मतलब क्या होता है, कंडीशन। एट द टाइम क्या था जो अर्थ में था, देयर इज हाई टेम्परेचर। अरे था कि नहीं? हेलो, वोल्केनिक इरप्शन था, दैट वी कॉल एज वोल्केनिक स्टॉर्म्स। लाइटनिंग भी तब होगी, बादल जो भी कुछ उस टाइम हुआ होगा सब गरज बादल की तरह गरजते होंगे। अरे धमाका में तो यही सारा होगा ना। हेलो, एंड देयर इज रिड्यूसिंग टेम्परेचर, मतलब क्या कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। समझ में आया क्या? हाँ या सर। ऑक्सीजन बहुत कम था। क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। कुछ भेजे में बात जा रही है क्या? हाँ इज सर। देयर एनीथिंग दैट आई शुड हैव टू एक्सप्लेन अगेन इन पॉइंट्स में? हेलो, नो। एट द टाइम जब ये धमाका हुआ था, कोई कंपाउंड्स की तब अवेलेबिलिटी होगी नहीं, जो भी होगा वो फ्री एलिमेंट्स के फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? फ्री एलिमेंट्स के फॉर्म में होंगे। जैसे कि कार्बन होगा, क्या होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अर्ली अर्थ में क्या अवेलेबल था। अर्ली अर्थ में क्या अवेलेबल था? फ्री एलिमेंट्स थे। क्या थे? देयर इज फ्री एलिमेंट, जैसे कि कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम था, ऑक्सीजन बहुत कम था। और यही तो मेन चीज है जो कि लाइफ के व्हाट वी कैन से एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, these elements are essential। अभी भी यही तो है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता है, और नाइट्रोजन। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। इनमें से हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। क्या थी? अच्छा, ये मैंने बोला है, क्या मैं लिखा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नॉट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे ना, ये कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे वाटर वगैरह या वाटर वेपर। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई एट द टाइम द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। इसलिए आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि जो पहले जो हुआ था वो एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हुआ था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Have you ever learned this? Have you ever read this? कि पहले कौन था? एनारोबिक कंडीशन था, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया था, उससे इवॉल्व होके क्या हुआ, एरोबिक कंडीशन आए। हाँ सर, आपने बताया। आवाज कट रही। सर आपने बताया था। अब मैंने बताया कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसा ही है कि पहले क्या हुआ था, एनारोबिक कंडीशन था, मतलब पहले ऑक्सीजन था ही नहीं। बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करते थे? एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू। इसलिए भी बोल रहे हैं कि एट द टाइम देयर वाज रिड्यूसिंग टेम्परेचर, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन कोई रहेगा तभी तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर आएगा ना। तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर का
फॉर्मेशन, मतलब कि धीरे धीरे अवेलेबिलिटी हुआ है। क्या इतना बात क्लियर है आप लोगों को? हेलो हेलो, क्लियर है सर। पक्का? अच्छा, एक साइंटिस्ट है रिक्टर और हेल्महोल, ये इसने क्या दिया था? पेनिस्पर्म जो हम लोग थ्योरी पढ़े ना, ये इसने दिया था, रिक्टर और हेल्महोल, ठीक है ना? खैर इसकी नाम की जरूरत है नहीं, अगर कभी आया तो ध्यान रखना, रिक्टर हेल्महोल। क्योंकि मैंने बोला कि एट द टाइम, मैंने नहीं बोला, ये थ्योरी क्या कहती है, एट द टाइम देयर इज हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होगा, क्या है यार, ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, हाँ कि ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है? रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर कैसा हो रहा था? रिड्यूसिंग हो रहा था। एटमॉस्फेयर क्या हो रहा था? रिड्यूसिंग हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? हाँ सर। सारे बच्चे के लिए बताइए। यस सर। आगे बढ़ो क्या मैं? तो एक सेकंड पिछला स्लाइड दिखाएंगे। पिछला स्लाइड अगला स्लाइड क्या करते हैं आप लोग? एक ही बार में कर लिया करो। हाँ सर। शुड आई प्रोसीड? यस सर। यस। ये हो गया। मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कैसे रहेगा? क्योंकि कोई प्रोडक्ट जब बचेगा ही नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? जो कोई एलिमेंट खाली फ्री रहेगा ही नहीं तो कैसे वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रखेगा? दैट्स व्हाई ड्यू टू हैविंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन क्या होता था? एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसी टाइप के होंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, वहां पर क्या था? हाइड्रोजन भी अवेलेबल था और नाइट्रोजन भी अवेलेबल था, और टेम्परेचर ज्यादा था ना, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे हुआ? नाइट्रोजन के साथ। और आप लोगों को मालूम है ये क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। अरे मालूम है कि नहीं? तो ये सारी नॉलेज मालूम था उन लोगों को, तभी तो उन लोगों ने ये वाला थ्योरी दिया है। अगर ये नॉलेज पता ही नहीं होता तो ये थ्योरी कैसे देता उन लोग? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम आल्सो इन फेवर ऑफ ये सारे के सारे क्या है? मंत्रग्रंथ कहानी। क्या है? मंत्रग्रंथ कहानी है। मेरी बात समझ में आई? ये फैक्ट है कि जिस चीज को आप जितना यूज करोगे उसका एग्जिस्टेंस उतनी ही ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई करते हैं तो अपने बुक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपने पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जो बताया गया है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो आपके लाइफ में जो टारगेट है उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ टाइम पहले गया था GMC, ग्रांड मैनेजमेंट कॉलेज। अंदर जाने में अलग से फीलिंग आया, इसलिए मैंने तुम लोगों को फोटो भी ग्रुप में सेंड किया था। हाँ सर। वो होती अंदर से इच्छा, समझे क्या? तो जितना आपके दिमाग में जिस चीज की वजूद रहेगी ना, मतलब ऐसा कहा जाता है, एक थ्योरी है, थ्योरी क्या है, एक कॉमन सेइंग है कि जिस चीज में टाइम लगता है, मन लगता है, दिल लगता है और पैसे लगते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस ना दुनिया में आती है। चाहे किसी भी चीज में अप्लाई कर लो, चाहे वो इंसान हो, कोई रिलेशन हो, कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो। वक्त है तो इम्पोर्टेंस है, पैसा है तो इम्पोर्टेंस, तो ये सारे चीज कंबाइनली होते हैं। मान लो आप पैसा तो दे रहे हो पर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। कोई भी चीज, मान लो कोई बिजनेस है, तो क्या वो आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं। तो ये चीज होती है कि टाइम के साथ साथ ये सारा चीज जिसको आप जितना यूज करोगे, जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन उतना ही शार्प होगा जितना आप उसको यूज करोगे। आप यूज करोगे ही नहीं तो आपका ब्रेन शार्प होगा ही नहीं। आपको सोचोगे ही नहीं, हाँ, कुछ आलतू फालतू नहीं सोचना है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। बस सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन करने में पैसा थोड़ा लगता है, हाँ कि ना? अब फिर क्या हुआ, ये जो वाटर थे, ये जो हेंस वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड ऑन अर्थ। अकॉर्डिंग टू
to this theory, water and ammonia were the first inorganic compound that formed on earth. मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। Hence, water and ammonia. ठीक है ना? और इसमें भी टर्म लिखा है probably. ध्यान रहे, क्या बोला मैंने? Probably the first कोई भी आपको बात कहना होता है ना, अगर आप कंफर्म पता नहीं हो, आप कहना भी चाहते हो और क्रेडिट भी लेना चाहते हो पर कंफर्म पता नहीं है, तो इसे शायद लगा देते हो कि शायद ये, जैसे आप लोग आंसर करते हो ना कि सर शायद ये या ये होगा, आगे ना, क्योंकि आप उसमें श्योर आप नहीं हो, आगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? H2N and ammonia were first, probably first inorganic compound formed on earth. क्या इतनी मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, हेलो। इसमें स्टाइल का पॉइंट लिखिए कि जो मीथेन था, क्या था? CH4। अरे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मीथेन भी तो बनेगा ना। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है सर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। पक्का? शुड आई प्रोसीड? नो सर। जल्दी करो। अगर आपको याद रखना हो कि ऑपरेंड कहाँ से और हेल्डेन कहाँ से था, तो कभी बोलते हैं ना, किसी ने आपको कोई मान लो कहीं से आपको चोट लगा तो बोलते हैं ना ओह, कोई आपको दोस्त नहीं किया तो बोलते हैं ना ओह रे, आगे ना। हेलो हेलो, ऑपरेन रशिया, हेल्डेन इंग्लैंड, समझा क्या? क्लियर है सर। ओह रे, आगे बढ़ो क्या मैं, बताइए। इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग टेम्परेचर विच कंटेन्स अमोनिया एज वेल एज मीथेन। क्या था? अमोनिया और मीथेन, आगे ना। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आया। क्या आया? कुछ साइंटिस्ट आया जो ये सपोर्ट करना चाहा कि जो ये बन रहा है ये हम इसको लैब में बना सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली यार, रिएक्शन है, आपको कहीं भी बना सकते हो। और इसके फेवर में ले लिया। क्या लिया? इसके फेवर में ले लिया और बोला कि ये केमिकल इवोल्यूशन लाइफ ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, आ रहा है सर। हाँ। फिर क्या हुआ? एज द अर्थ कूल डाउन द वाटर वेपर फॉल डाउन। जैसे जहां पर आप बैठे हो आसपास आपको बारिश की आवाज सुनाई दे रही है क्या? दे रही है। हाँ, मुझे भी दे रही है। समझे क्या? तो क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स था, जो रिएक्शन में क्या होगा, वाटर वेपर बन के वो उड़ जाएगा, वेपर हो जाएगा। वही वाटर क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो क्या वो कंडेंस भी होगा और वो उसका एक रेन के रूप में कभी तेज से कभी धीरे धीरे बारिश बन के वो अर्थ में गिरने लगा। ठीक है? जब बारिश छम 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 के गिरेगा, जैसे आज भी गिर रहा है, तो जो गड्ढे वगैरह उस टाइम बने थे, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, बहुत सारा जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हुआ था उस टाइम, जो भी गड्ढे वगैरह बने होंगे उस अर्थ सरफेस में, दैट विल फिल ऑल द डिप्रेशन। आगे ना, जितने भी गड्ढे वगैरह वो सारे के सारे डिप्रेशन को फिलअप कर देगा। अरे करेगा कि नहीं? जैसे मान लो ये पूरा का पूरा क्या अर्थ है,
अर्थ का गोल सा होता है ना, समझा उसका सर। मैंने कोई एक सर्फेस मान लिया फ्लैट, ठीक है ना, उसमें कुछ इस तरीके से कुछ मान लो, कुछ ऐसा डीप वगैरह होगा, कहीं पे कम होगा, जब बारिश छमछम करके गिरेगी तो ये सब भर जाएगा ना, जो भी डीप एरियाज होगा। अरे भरेगा कि नहीं भरेगा बताओ। होगा सर। हाँ, जब ये फिलअप होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसने क्या कहा कि दैट इज फॉर्म्ड एज प्रिमिटिव ओशियन। इसे क्या नाम दिया उन लोगों ने, प्रिमिटिव ओशियन। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? प्रिमिटिव ओशियन की फॉर्मेशन हो गई। ड्यूरिंग दिस द मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टू रिएक्ट each with each other and form different types of simple and complex organic compound। क्योंकि एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर भी है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी है, तो वो रिएक्ट भी करेगा। आगे ना, जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो, कुछ अच्छी चीजें दिख जाती है ना, कभी कभी आपको कोई ग्रीन डिश दिख जाती है, तो आप भी देखते हो, वो भी देखती है। आगे ना, ये नेचर, ये इस तरह की इंटरेक्शन होती रहती है। और इसी जब हम लोग किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अगर वो अपने एनवायरनमेंट से करे, मैंने बोला ग्रीन डिश ना, तो मतलब एनवायरनमेंट से करे, तो हम लोग इसको क्या किसमें पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? इकोलॉजी इसी को बोलते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करे, अब चाहे कोई भी हो, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उनका इंटरेक्शन किसी भी अदर एटमॉस्फेयर या किसी भी उसके इकोसिस्टम के पार्ट से इंटरेक्शन हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। हाँ कि ना? तो वैसे वहां पर क्या होगा, वहां पर रिएक्शन होता रहेगा और अलग अलग कंपाउंड बनेगा और ये रिएक्शन होता रहेगा। सो हेल्डन ने क्या कहा, हेल्डन ने इस पूरा का पूरा सिस्टम को क्या कहा, जो उस टाइम लार्ज कॉम्प्लेक्स और सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुई थी, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जो कि वो वाले वाटर, जो कौन सा सी वाला वाटर था, है ना, सो द वाटर ऑफ ओशियन बिकम्स रिच इन मिक्सचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको हेल्डन ने क्या कहा, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप। क्या बोला उसने? हॉट डाइल्यूट सूप बोला, या क्या बोला उसको बताइए, अरे बोलो तो, प्रीबायोटिक सूप। क्या बोला? प्रीबायोटिक सूप। इज इट क्लियर? फ्रेश पेज में लिखाएंगे आप वापस? क्या करेंगे सर नए पेज में लिखाएंगे ना आप वापस ये सब लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये समझना है आपको। हर एक चीज मत लिखो, नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगी आप पर। मैं जो आपको ये बोल रहा हूँ, ये मुझे कुछ दिमाग में है तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा आपको मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल टाइम में आपको नोट्स मिलेगा सब चीज। सर एनसीईआरटी में है ना ये सर? सारा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चीजें मिलेगा आपको, जैसे प्रिमिटिव ओशियन है या तो इस तरह की आपको चीज मिलेगा, हाइलैंड का नाम मिलेगा, लेकिन नाम तो आपको सारा मिलेगा। अब इतना सारा पॉइंट लिखने चले, जो आपको इतनी पतली सी चैप्टर दिख रहा है आपको, ये फिर ना एक किताब हो जाएगा, समझे क्या? तो कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा ना बेटा, हर एक चीज आपको लिखने से फिर कैसे होगा? ठीक है सर। कुछ भेजा में देना पड़ेगा ना, भेजा इतना बड़ा, अगर देखो भेजा ही ऐसा मेमोरी है जिनके पास अनलिमिटेड स्पेस है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा क्रिएट नहीं हुआ जिनके पास अनलिमिटेड स्पेस होती है ना, कोई कर सकता है। आगे ना, brain is the only memory having unlimited storage without having any virus or any hijack या और हैक करने के लिए सिस्टम कुछ हो, समझे क्या? इसके लिए यही कि उसको मारना पड़ेगा, फिर भी आप उनकी याद को मिटा नहीं सकते। क्या इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? हाँ सर। जब ये प्रीबायोटिक सूप बन गया, ये पता है प्रीबायोटिक का मतलब क्या है, कि इसी से आगे चल के क्या बनने वाला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने वाला है। So we can say possibilities of life was established in the water of primitive ocean because these macromolecules like protein, ध्यान रहे मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या था, बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा होगा, प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड था, फैट्स था, लिपिड्स था और न्यूक्लिक एसिड्स था, जो कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है कि नहीं है? और ये जो कंपाउंड किससे बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अरे हाँ कि ना? तो इससे क्या हुआ, एक ऐसा आपको आइडिया दिया जहां से क्या लिविंग का फॉर्मेशन हो सकता है।
सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ वर एस्टैब्लिश इन द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन, क्योंकि उनके पास क्या था, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे। आगे ना, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि देयर इज नो क्लियर आइडिया अबाउट द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज, but many attempts were made to solve mystery of arise of life on earth from these macromolecule. How first life originated, that will we will study in biological evolution, इसलिए लिखा है प्रीबायोटिक सूप। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, एक बार बोलेंगे आप? मैंने बोला कि जो हम लोगों ने ये हॉट डाइल्यूट सूप पढ़ा या बोला या प्रीबायोटिक सूप बोला, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कहां पर, ओशियन वाटर में, प्रीमिटिव ओशियन में, इसी से आगे चल के क्या बनेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कहां, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल तो वो हो गया जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगी, लिविंग तो वो होगी जो क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगी। इनके बारे में कोई क्लियर देयर वाज नो क्लियर आइडिया। अरे आप ऐसे किसी को थोड़ा ना मान लेंगे जब तक वो उसका कंप्लीटली आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना हो जाओ। फॉर मी, जिस पॉइंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, एक खास बात मेरे अंदर ये है कि मैं उसे इग्नोर भी नहीं करता हूँ। अगर इंटरेस्टिंग चीज है तो दैट इज अंडर प्रोसेस, अंडर व्हाट वी कैन से, अंडर सिंक्रोनाइज कंडीशन, मतलब अंदर चलती रहती है, क्या ऐसा है या नहीं है, शुड आई एक्सेप्ट और नॉट। तो ब्रेन इसको एनालाइज करती है, फिर फाइनली ये डिसाइड करता है कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, और क्या करता है, नहीं तो लेट इट गो, हाँ कि ना। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी कि ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का प्रॉब्लम है, ये इनका कोई क्लियर कट आइडिया नहीं था। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम होती है। अरे होती है कि नहीं बताइए? होता है। पक्का? हाँ सर। हाँ, ये था आपके पास क्या, हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीबायोटिक सूप, है कि ना। अगला लिखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, कीमोजेनी ना, इसको क्या बोलेंगे बताइए? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बायोजेनी। जैसे फाइलोजेनी होता है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वैसे यहाँ पर क्या है, बायोजेनी और कीमोजेनी। बिफोर दैट आपको कुछ और दिखाना जरूरी है, ये पता नहीं पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। कॉस्मिक थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और ये केमिकल इवोल्यूशन, ऑपरेन हेल्डेन, हाँ कि ना। दिख रहा है क्या, इट स्टेट दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे क्या है, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, शुगर है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, हाँ कि ना। सो अबायोजेनेसिस फर्स्ट, देन बायोजेनेसिस एवर सिंस, देन फिर क्या है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में, हाँ कि ना। इनको प्रूफ करने के लिए क्या आया था, एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, क्या है उसका नाम, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से, आगे ना, किसके नाम से दिया हुआ है, मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो ये बेसिकली एविडेंसेस है किसके, इन केमिकल इवोल्यूशन पे, केमिकल इवोल्यूशन के फेवर में क्या है, ये कुछ प्रूफ है, आगे ना। तो लोगों ने क्या क्या किया, उरे और मिलर, जो बोलते हैं हेरल्ड उरे और स्टैनली मिलर, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। दे क्रिएटेड अ कंडीशन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ में था, आगे ना।
अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, यहाँ पे लोगों ने 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस लिया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, वो ऑर्गेनिक स्टोम जैसा कंडीशन बनाया लैब में, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विद CH4 NH3 H2O जो पहले था उससे कुछ वैसे ही सेम सिमिलर कंपाउंड बनने लगे, तो इनको उसने क्या ले लिया, प्रूफ के तौर पे ले लिया। आगे ना उसमें क्या क्या लिया लोगों ने, वाटर है, ये अलग अलग सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस है, ये कूल वाटर है और ये कोल्ड वाटर है। अच्छा, इसको जो आंसर में डायग्राम दिया हुआ है ना, ये सवाल में पूछा जाता है। और टेम्परेचर कितना लिया था उन लोगों ने, 800 डिग्री सेल्सियस। आगे ना, और ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1953 में। एसएल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसने सिमिलर कंडीशन क्रिएट किया जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ में था, हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वोल्केनिक स्टॉर्म, CH4 NH3 H2O NH2। कुछ मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो उसने क्या क्या लिया, CH4 लिया, NH3 लिया, H2 लिया एंड वाटर वेपर लिया, और टेम्परेचर कितना लिया, 800 डिग्री सेल्सियस। ये नीट में पूछा गया है, क्या लिया है? तो ये आप लोग कहीं पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐड कीजिए, उसके बाद अगर उससे पहले खाली है तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पहले लिखिए इसको। हेलो, मैं हाँ सर। एक मिनट में खुद लिख देता हूँ। लैपटॉप की ना बैंड बजी पड़ी, इसको आप कर लोगे क्या ऐसा करके? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ना। लेकिन एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग एविडेंस में पढ़ते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, इनको हम लोग एविडेंस में पढ़ेंगे, ठीक है? जा आगे इस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसको एविडेंस में पढ़ेंगे कि कौन किस थ्योरी के लिए कौन कौन से एविडेंसेस हैं, ठीक है? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? ये वाला उसका पूरा सेटअप है और ये एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है? इनका जो अलग अलग पार्ट है ना, ये वाटर वेपर का है, ये इलेक्ट्रोड्स है, उसने कुछ डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, क्या लिया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया था, जहां पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड लिया था एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसने क्या क्या देखा था कि कुछ एमिनो एसिड बने, जैसे कि ग्लाइसिन बना, एलानिन बना, एस्पार्टिक एसिड बना, आगे ना। और कुछ अदर साइंटिस्ट ने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ शुगर करवाया, नाइट्रोजनस बेसिस करवाया, पिगमेंट्स करवाया और फैट्स करवाया, आगे ना। तो इससे वो लोग एक सपोर्ट में लिया कि ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी फॉर्मेशन होती है, इस तरह से ये केमिकल इवोल्यूशन में फॉर्मेशन होती है। They made electric discharge in a closed flask containing CH4 NH3 water and water vapor at 800 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। इनकी वजह से क्या बना, एमिनो एसिड बना। सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड पिगमेंट्स एंड फैट्स की फॉर्मेशन हुई, आगे ना। अगला है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म। ये आप कहीं नोट्स बना के लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखिए आप लोग, लिख लेंगे क्या? हेलो, पहला स्टार डाल के लिखिए, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। हेलो सर, ये सब हम लोग को ये इसमें लिख दे क्या, केमिकल एवोल्यूशन के नीचे लिख दे? केमिकल इवोल्यूशन में नहीं, ये आपको कहाँ लिखना है, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन लिखा ना उसके नीचे स्टार डाल के लिखो। एक मिनट इसको भी मत लिखो, ठीक है? पहले इसमें पढ़ते हैं, बाद में लिखेंगे। फिर आपके पास क्या है, एविडेंस है ना, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग उसमें वापस आते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या मतलब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बायोजेनी बोलते हैं। मतलब यह हुआ कि इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, अच्छा ये उसका जो हम लोग पढ़े थे ना पहला वाला पार्ट, उसका ये बी पार्ट है, जो ऑपरेंट हेलेन का थ्योरी है इसका ये बी पार्ट है, केमिकल इवोल्यूशन। अब बात किया ना, विच इज फॉलोड बाय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या है, यहाँ पर इसके भी अलग अलग स्टेप्स हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पर भी अलग अलग थ्योरी दिया। पहला थ्योरी क्या है आपके पास, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन। ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन, इसको आप लोग नीट समझ के पढ़ो, ठीक है? हाँ सर।
साथ ही साथ में बोर्ड भी। जब उन लोगों को पढ़ाया जाएगा आप उस टाइम ज्वाइन करके सिर्फ रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट्स, कुछ मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट्स, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स अवेलेबल थे, जो कि उस टाइम माइक्रोमोलिक्यूल्स अवेलेबल था, एंड विच वर सिंथेसाइज्ड एट द टाइम अबायोटिकली, मतलब नॉट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रिमिटिव ओशियन, later came together and formed a large colloidal drop like a structure। उसका नाम उन लोगों ने क्या दिया? प्रोटोबायंट्स दिया। क्या नाम दिया? प्रोटोबायंट्स दिया। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? वेट अ मिनट। मैंने क्या बोला? ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट, मतलब जो प्रिमिटिव ओशन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, क्या थे? जो प्रिमिटिव ओशन में जो अबायोटिकली जो अपने आप बने थे, अबायोटिक मतलब थ्रू नॉन लिविंग प्रोसेस जो बना था, वो बाद में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया और उन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए? प्रोटोबायंट्स का नाम दिए, हाँ कि ना। सो फ्रॉम दिस मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच वर फॉर्म्ड, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। मैक्रो, ध्यान रहे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? मैक्रोमोलिक्यूल, जो हम लोगों ने मैक्रोमोल वहां पर भी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में, और यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच वर सिंथेसाइज्ड formed abiotically वो सब पे सब क्या हुआ? इकट्ठा हुआ, आगे ना, और क्या बनाया? इन प्रिमिटिव ओशियन। इन प्रिमिटिव ओशियन, later it came together and formed a large colloidal drop और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोबायंट्स बोलते हैं। उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? प्रोटोबायंट्स, मतलब जो लिविंग बनने वाला है उसका प्रिमिटिव स्टेज, है कि ना। और कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि दीज वर बेसिकली द क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देखो, किसी बात को साबित करने का कितना बेहतरीन तरीका है, किसी बात को कितना बेहतरीन तरीका है। क्या नाम दे दिया? जो अपने बॉडी में, जो अपने बाजू में, जो अपने पूरा बॉडी में पाई जाती है, उन सारे चीज का इसने ऐसा नाम दे दिया कि उनका क्या है? क्लस्टर्स है। तो ऐसा थ्योरी आप लोग भी दे सकते हो, आगे ना, ऐसा थ्योरी आप लोग भी दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। उसमें लिख देना अपना नाम। यहाँ पे ऑपरेंट हेलन का थ्योरी है, वहाँ पे जो जिसका नाम है, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का टी है, किसी का एस है और किसी का एफ है। सबको अपना अपना नाम दे सकते हैं, हाँ कि ना। सबको अपना अपना नाम दे करके अपना अपना थ्योरी का क्रेडिट ले सकते हैं, हाँ कि ना। और झूठ मूठ का एक एडिटिंग वाला एक्सपेरिमेंट का एक फोटोग्राफ बना लेना और छाप देना, पब्लिश बाय फलाना, आगे ना। वो भी लिख देना कि हाँ, एक 12th क्लास के बच्चा ने एक इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर डाला, अब छा जाएंगे, फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आगे ना। अरे यार, इसमें कुछ मिस कर दिया क्या? आप लोगों ने बिल्कुल वैसे लिखा है क्या? इट इज प्रोटोबायंट्स। आप लोगों ने क्या लिखा था? वही लिखा था, प्रोटो ना, जो लिखा था वही लिखा, चेंज करो। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ हाँ, तो ये समझ में आया क्या? कुछ के हिसाब से क्या है, ये प्रोटोबायंट्स का क्लस्टर है, प्रोटीन्स का, पॉलीसेकेराइड्स का, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड का, आगे ना। हाँ सर। ये जो प्रोटोबायंट्स थे, अरे ऑर्गेनिज्म तो वही होंगे ना, ऑर्गेनिज्म तो वही होंगे जो कि, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सर, ये लार्ज कोलाइडल ड्रॉप का मतलब
मैंने बोला इधर क्या है। अच्छा मैंने बोला से गाना है, चलो कोई नहीं। मैंने बोला ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रिमिटिव ओशियन में थे, कुछ लिपिड्स थे, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, हाँ कि ना। क्या क्या थे वो उसमें, मैंने क्या क्या बताया था, प्रोटीन्स था। मान लो इधर प्रोटीन्स है, ये पॉलीसेकेराइड है, और इधर क्या है, फैट्स है, लिपिड्स है, और क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। ये सब मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया, क्लस्टर है ना, सारा मिल करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया, और इसी का हम लोग नाम क्या दिए, प्रोटोबायोंट नाम दिए। क्या नाम दिए, प्रोटोबायोंट्स नाम दिया गया। ठीक है कोलेडल का सर। मतलब क्या होता है आप लोग, अच्छा कोलेडल से याद आया, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं। नहीं पढ़ा तो 12th में पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन साइलेंसर किसी को तो पढ़ाए हैं, किसको पढ़ाए हैं, किसी को तो पढ़ाए हैं वो सरफेस केमिस्ट्री। चलो खैर जो भी पढ़ाओ। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल में क्या होता है, जिसमें टिंडल इफेक्ट दिखता है, क्या बचपन में लोग पढ़े होंगे क्लास 9th 8th में कभी भी, आगे ना। उसमें हाँ क्या होता सर। है, नहीं वो सॉलिड होता है, नहीं तो वो लिक्विड, एक सस्पेंस मीडियम होता है, आगे ना। तो इसका डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तो उसी का एक कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, प्रोटोबायोंट्स नाम दिया। दिक्कत है क्या अभी भी, आर्यन? क्लियर है सर। हाँ, तुम बहुत समझदार हो, तुम बस एक दो लाइन में सब कुछ समझ जाते हो, आगे ना। जो बोलते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझे क्या? हाँ सर। वैसे तुम बहुत समझदार हो, वैसे तो मैं डांटता बहुत हूँ, अलग अलग बात है, तुम बहुत समझदार वाले थे। सो एक प्रॉब्लम ये था, ये जो प्रोटोबायोंट्स हैं, कौन है, प्रोटोबायोंट्स, आप लोग भी इसी प्रोटोबायोंट से बने हो। दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। अरे जीवित तो वह रहेगा ना जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर ही ना सके उनकी क्या औकात, उनकी क्या हैसियत, उसकी क्या एग्जिस्टेंस, उनकी क्या वजूद, आगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मेरे बच्चे ना हो तो मेरा क्या एग्जिस्टेंस है। कोई इंसान है, उनका बच्चा है, उसका वो जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो ठीक है, उसके बाद खत्म। तो फिर हम लोग इसलिए लाइफ लाइफ तो ना ओरिजिन हुई कि एक बार हुआ और खत्म चला गया, आगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो मतलब कि ऑर्गेनिज्म है तो उनके जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली कंटिन्यू करने के लिए हमें तो क्या चाहिए, अपना अलग अलग वो चाहिए ना कि अपना स्पेस को कंटिन्यू कर सके। और खामा हमें इसके पीछे लगे कि पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो रहा है और ये हो रहा है। देखो इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है उसका नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, हाँ कि ना, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो प्रोटोबायंट्स क्या होता है, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, हाँ कि ना, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। और ये ग्रो कैसे करते हैं, बट दे ग्रो बाय एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ऐसा कोई होता है क्या कि बाहर से चीज है। अच्छा ये पता है किन फिनोमेना को ये एडेप्ट किया है, ये किन फिनोमेना को यूज किया है, पता है ना? कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट के सराउंडिंग से सड़ी गली चीज से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ सर। कितना शातिर लोग है ना, कुछ भी कहीं से भी उठा के चिपका दिया, आगे ना। वैसे आप लोग भी पैसे में बोल लो ना, आप लोग भी काम कर सकते हैं, एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्या? एमएन सर के पास हर समस्या का हल है, बोलिए। नहीं है सर। अच्छी बात है, So समस्या। unable to reproduce, but they by absorbing. हाँ, आखिर वो कैसे, अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, बट दे ग्रो, बट, अच्छा आपने पहले पूछ लिया, बट दे ग्रो, बट दे, इधर मैं लिखता हूँ बट दे कुड ग्रो, बट दे कुड ग्रो बाई 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 क्या, बाई बुआ या बाई बाई Absorbing molecules. absorbing molecules from their surrounding and can exhibit simple metabolism and can exhibit
एग्जिबिट सिंपल मेटाबॉलिज्म। कितना शातिर लोग है ना, क्योंकि आपको पता है कि लिविंग का क्राइटेरिया क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। इसने चिपका दिया यहाँ पर, कट पेस्ट कॉपी कर दिया क्या? हेलो सर समझ में आया? हाँ, तो आप भी ऐसे कट पेस्ट कॉपी कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को एडिटिंग तो आती ही है, अलग अलग ब्लर इफेक्ट, फलाना इफेक्ट और पता नहीं कौन कौन सा इफेक्ट होता है, आगे ना। कभी ऐसे करके फोटो खींचते हैं, कभी दांत निकाल के फोटो खींचते हैं, तो कभी जीभ बाहर, जुबान बाहर करके फोटो खींचते हैं, आगे ना। इन प्रोटोबायोन्ट्स का हम लोग आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय सम साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। कैसे? फॉर एग्जांपल, ऑपेरिन ने कुछ प्रोड्यूस किया था। ऑपेरिन हैड प्रिपेयर्ड सम प्रोटोबायोन्ट्स विदाउट लिपिड मेम्ब्रेन, और उसको उसने क्या नाम दिया था? क्वेजरवेट्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? क्वेजरवेट्स। सिमिलरली सिडनी फॉक्स synthesized some microscopic proteinide bodies with a lipid coat that we call as microsphere। क्या नाम उसका है? सिडनी फॉक्स। सिडनी का लोमड़ी का नाम क्या है? सिडनी फॉक्स एक साइंटिस्ट है। क्या है? सिडनी फॉक्स, जो सिडनी है ना, सिडनी SCG, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अरे है ना कि नहीं? तो वही उसी का नाम है, एक साइंटिस्ट है सिडनी फॉक्स। ही सिंथेसाइज सम माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनाइड्स, मतलब प्रोटीन के डेरिवेटिव बॉडीज विथ लिपिड कॉट दैट वी कॉल एज माइक्रोस्फीयर, है कि ना? तो ये वाला पॉइंट जरूरी नहीं, पहला वाला पॉइंट जरूरी था, दैट इज क्वेजरवेट्स। अगर आपको एनसीईआरटी में मिले तो समझ लेना ये क्या है, क्वेजरवेट्स। ये तो लिखा है क्वेजरवेट्स, हाँ कि ना? ये ऑपेरिन ने प्रिपेयर किया था। कौन किया था? एमएन सर ने नहीं, ऑपेरिन ने। और ऑपेरिन prepared some protobions without a lipid membrane, without a lipid membrane। और उसने लोग क्या नाम दिया? ध्यान रहे, कब हुआ ये? आर्टिफिशियली। और वो वाला क्या होता है? वो नेचुरली हुआ था, हाँ कि ना? हेलो, हाँ सर। सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। अच्छा, आप लोगों को जो नया वाला मॉड्यूल है ना, आई थिंक उसमें पुराने में है कि नहीं, मुझे बस का पता नहीं, पर जो नया वाला जो PDF दिया गया है उसमें क्या है कि बाल्डनेस के बारे में दिया गया है। तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, आगे ना, जो मैंने आपको नहीं बताया था वहां पर। यहाँ पर आपको मैम बताए होंगे या बताएंगे ये, ठीक है? तो BB होगा तो क्या होगा? बाल्डनेस होगा, नहीं होगा तो आई थिंक ये मुझे इतना पता नहीं है, ये होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस से पता नहीं मुझे, देख लेना आप लोग, उसमें लिखा हुआ है। तो जेनेटिक्स आप लोग ने ये वाला मॉड्यूल से पढ़ लेना, PDF वाले से, समझे क्या? हेलो, जेनेटिक्स आप लोग ये वाले मॉड्यूल से पढ़ लेना, PDF वाले। ओके सर। इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी है। इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ो, मैं बताइए, शुड आई प्रोसीड? हेलो, अगला लिखिए, ऑरिजिन ऑफ बी पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट, ऑरिजिन ऑफ प्रोटोसेल। ध्यान में, अभी तक सेल नहीं आया है। ऑरिजिन ऑफ प्रोटोसेल मतलब प्रीमिटिव सेल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसको बोलते हैं ईओ बायोन्स। कौन सा बायोन्स बोलते हैं? ईओ बायोन्स। आप लोग थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो हम लोग थोड़ा इसको और भी पढ़ सकते हैं। आप लोग 10 मिनट मुझे कम टाइम दिया है। कितना मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट में हम लोग ये वाला थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पहला सेलुलर फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। चलो थोड़ा सा और टाइम है क्या आप लोगों के पास? थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया कि न्यूक्लिक एसिड डिवेलप्ड द एबिलिटी
of self replication due to sudden change that we call as mutation. क्या बोलते हैं? तो यूबायोन्स में क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड वगैरह था, एंड न्यूक्लिक एसिड के पास क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल के पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करे, हाँ कि ना? जैसे एक पीस था, इससे क्या बनाएगा, ये दो कॉपी बनाएगा, हाँ कि ना? पहले एक था, अभी दो हो गया, हुआ कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो ये क्या होता है, कॉपी बनाते हैं, हाँ कि ना? ये न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसमें अगला पॉइंट लिखिए। ये मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ? न्यूक्लिक एसिड develop the ability of self replication। अरे यही तो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, यस और नो? हाँ सर। रेप्लिकेशन। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ड्यू टू अ सडन चेंज, ड्यू टू अ सडन चेंज। और उस सडन चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? उस सडन चेंज को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया होगा, या मैम भी बताई होंगी कि कुछ होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिल जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड और, जब न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन कब आपको सुनाई पड़ेगा? जब हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आगे ना? हाँ जहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे ऑक्टामर, डीएनए कैसे पैक्ड होते हैं इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ कि ना? तो इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वहां पर भी आपको अलग अलग थ्योरीज मिलेगी ना। एक वहां पे हर्शी चेज मिलेगा, इसके बारे में नीट में पूछा गया है। टू कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। पक्का? Yes, सोच yes. लो, अरे सोच लो। सोच लिया सर। क्या सोचा? समझ आ गया। झूठ तो नहीं बोल रहे? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे। सो यहां से एक बात मालूम चलता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन वाज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? सो न्यूक्लियोप्रोटीन वाज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, क्योंकि लिविंग के अंदर ये होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन वर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स वर द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। Should I proceed? नेक्स्ट क्लास। ये तो छोड़ दो। अरे हाँ कुछ सर। 5, इसको 5-6 नेक्स्ट क्लास किन की है? तालीम सर। ज्वाइन करना है? ज्वाइन नहीं करना है तो 10 मिनट और दे दो, मतलब ये वाला 5-6 पॉइंट इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, चलेगा? ठीक। मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर एक मिनट पिछला स्लाइड बता सकते हैं? इतना टाइम लेंगे बावजूद भी आप लोग इतना लेट लिखते हो यार। थैंक यू सर। सिर्फ लास्ट सेंटेंस कॉपी था। अगला पॉइंट बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, ये जो क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन था, इट वर द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, हाँ कि ना? वहीं पर क्या हुआ, देयर इज क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोला मैंने? क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, clusters of nucleoproteins that is surrounded by coat, हाँ कि ना?
सराउंडेड बाय लिपिड कॉर्ड, तो क्या बोलते हैं? प्रोटोसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोसेल बोलते हैं। और इसी प्रोटोसेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बोलते हैं। सर हाँ सर सर, पिछला पिछला दिखाओगे? कहाँ गई थी? सर कॉल आ गया था मम्मी का। जल्दी करो। आप लोग लिखिए, दैट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। मैंने इससे पहले क्या लिखा था? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और ये वाला क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। हाँ के ना? हेलो, इज इट क्लियर? हाँ सर हो गया। हाँ, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, अरे बोलिए आप लोग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। हाँ कि ना? हाँ और उससे पहले वाला क्या था? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। हाँ ये एग्जिस्टेंस है, और वो क्या था? एक निशानी था कि ऐसा होने वाला है। कुछ मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को? हाँ सर। भेजे में बात गई आप लोगों की? यस सर। हाँ सर इसलिए, हाँ सर। रिजवान सर आ रहे हैं अभी न्यूक्लियस। कौन सर? रिजवान सर। आई थिंक हाँ, आज आज या आज सब कल आज आने वाला। अभी तो मैं मिला नहीं, अभी तो मैं नीचे उतरा भी नहीं। सर अब तक नहीं आए ना? खास काम है क्या? नहीं सर, वो 2 स्टूडेंट्स लोग को मिलना था सर। मतलब वो आते हैं ना सर, आकाश और मोरिया, वो लोग आने वाले थे, तो फिर जस्ट पूछना था कि वो आ रहे हैं कि नहीं। तो कॉल कर लो एक बार, आएगी। ठीक है सर। तो क्या हुआ कि ये जो आपके पास क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन है सराउंडेड बाय लिपिड कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोसेल बोलते हैं। एंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। आगे ना? इसीलिए अब अच्छे से राइटिंग में एक पॉइंट लिखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या बन सकता है? फर्स्ट नॉन सेलुलर, फर्स्ट, इसको अच्छे से लिखना ताकि हाईलाइटेड रहे। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ। ध्यान दे, ये टर्म यूज कर रहा है कुड हैव, इसलिए बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी है। कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 billion years ago, 3 billion years ago। कुछ बात समझ में आई क्या? हेलो। हाँ सर। और हम लोगों ने क्या कहा था कि लाइफ फॉर्म, लाइफ एपियर्ड 4 बिलियन। लाइफ अलग चीज है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अलग, नॉन सेलुलर फॉर्म अलग है। ठीक है ना? कुछ बात समझ में आई क्या आप लोगों को? हेलो। लाइफ एपियर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो समझे क्या? और नॉन सेलुलर कब हुआ? 3 उसके 1 बिलियन ईयर्स बाद। और पहला सेलुलर जो आने वाला है वो 2 बिलियन है। ठीक है ना? हेलो। हाँ सर। आगे बढ़ो क्या मैं? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसको आप थोड़ा सा अच्छे से वो कर लीजिए, पनिशमेंट नहीं, सजा के लिख लीजिए। जैसे दुल्हन को सजाते हैं ना, वैसे इसको सजा लीजिए। हेलो। नीट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नीट के लिहाज से बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ना? मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना। ठीक है ना? अगला बार हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। देयर वुड हैव बीन अ जायंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एंड दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। इसने क्या कहा कि जो कुछ जायंट मॉलिक्यूल है, आरएनए, प्रोटीन वगैरह या पॉलीसेकेराइड, ये कैप्सूल जो है, दीज आर रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल। ये कौन है? जो पहला जो नॉन सेलुलर फॉर्म है, ये खुद क्या करते हैं? इनको रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे ना? लेकिन बाद में लगाया परहैप्स, शायद।
अगला आप लोगों ने अल्टमैन का नाम सुना होगा, अभी भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, और मैंने भी बताया था बायोमोलिक्यूल्स में, अब भी आप लोग सुने होंगे या सुनने वाले होंगे, हाँ कि ना। अल्टमैन इन 1980 उसने क्या डिस्कवर किया, दैट सम आरएनए मॉलिक्यूल्स हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? हेलो, सर रिपीट करेंगे एक और बार? मैंने बोला कि अल्टमैन इन 1980 discovered that some RNA molecules have enzymatic activity, और ऐसे enzymatic activity वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है उसका? चलो ठीक है, मैं और एक्स्ट्रा हिंट्स देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन वो एंजाइम जो कि आरएनए से बना होता है, बताइए। हाँ, नीट 2 में पूछा गया 2016, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम क्या बोल रहे हैं? हेलो, बोलो। हाँ सर, राइबोसोम। राइबोसोम ना, एक बार स्पेलिंग कंफर्म कर दीजिए। RIBOSOME ना? नहीं, ZYME। इस भी आपने आंसर देख लिया क्या? राइबोजाइम ही कब से बोल रहा हूँ सर। राइबोसोम बोल रहे हो? राइबोजाइम। सही बोला। जो मैंने कहा था ना कि कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है, वो राइबोजाइम तो था। और किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड कौन सा? डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग आरएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए कौन था वो? इसलिए लिखिए अल्टमैन, ALT अल्टमैन, उल्टा मैन को क्या बोलते हैं? अल्टमैन इन 1980 डिस्कवर्ड, आप लोग याद है तो फरहानी सब आंसर दिया, मुझको याद है। फरहान ने, अल्टमैन डिस्कवर्ड दैट some RNA molecule have enzymatic activity। have मतलब क्या है? ये एंजाइम है, हाँ के ना, ये तो हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। हेलो, राइबोजाइम। राइबोजाइम। ओके, इट मीन्स दैट, यहां से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि at the time of origin of life, RNA molecule could carry out all the process of replication of life, that we call as replication, protein formation, and without the help of either protein or DNA. So the concept of RNA वर्ड वहां से डिस्कवर हुई। जब आप लोग पढ़ेंगे ना इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो पहले आप लोग RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ खास प्रॉब्लम थी, ये कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव होता है, एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी होती है कि ना, ये उतना स्टेबल नहीं होती जितना डीएनए स्टेबल है। इसीलिए पहले आरएनए को मानते थे हम लोग जेनेटिक मटेरियल, जब उसके अंदर बहुत सारे वो उसके अंदर क्या होता है, रिएक्टिविटी पावर होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और ये मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएनए क्या होता है? स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं? जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। इसको आप लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मैम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, जब पढ़ोगे तो फिर मुझे याद कर लेना, हाँ सर ने कुछ बताया था, ठीक है ना। हाँ सर। तो अल्टमैन ने क्या बोला, इस तरीके से राइबोसोम को डिस्कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ, और ये मैं उसी के अंदर का पॉइंट लिख रहा हूं, एट द टाइम ऑफ origin of life, origin of life, सब कुछ माई बाप कौन था? आरएनए ही तो था, ऐसा समझते थे, हाँ कि ना। आरएनए molecule
could carry out all life process, all the processes of life, हाँ कि ना, of life, जैसे कि क्या है, रेप्लिकेशन, जैसे क्या है, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, हाँ कि ना, या प्रोटीन फॉर्मेशन कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? एंड हाँ सर। without the help of, without the help of either protein, either प्रोटीन और डीएनए। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अरे बोलो तो। हाँ सर, समझा। Hence, this concept called as, this concept called as RNA world। किसकी दुनिया? आरएनए। आरएनए की दुनिया, आर्यन का नहीं, आरएनए का, ठीक है ना? किसकी दुनिया? आरएनए। अरे तुम्हारा नाम नहीं बोला मैं, अब मैं आर्यन, आरएनए का कह रहा हूँ, आर्यन का नहीं, समझे क्या? हाँ सर। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया क्या? हाँ सर, सर अब मत कीजिए। रब नहीं कर रहा, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हुआ क्या? हेलो? नहीं सर। हाँ सर। जल्दी कर यार, बिल्कुल ना, लाइटिंग की तरह, लाइटनिंग की स्पीड से लिखे आप लोग, समझने में ज्यादा टाइम लेना लो, लिखने में बिल्कुल शताब्दी और राजधानी दोनों का स्पीड मिला करके, समझे क्या? ठीक है, आगे बढ़ो क्या मैं? हाँ सर। अगला टॉपिक लिखिए, ये दूसरा पार्ट था ना, तीसरा पार्ट, ध्यान रहे कौन सा चल रहा है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन चल रहा है। अगला इसमें लिखिए origin of first cellular form, origin of first cellular form, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले क्या हुआ था? प्रोकैरियोट्स की फॉर्मेशन हुई थी। क्या हुई थी? प्रोकैरियोट्स की फॉर्मेशन हुई थी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर। यस सर। पक्का? और ये जो हुई थी, ये कब हुआ था? ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2 BYA, 2 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, क्या, हाँ। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर।